देखो हरियाणा वालों का सबसे बड़ा रोल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल ही हरियाणा का है, क्योंकि जाट बाहुल्य 2 सीटें सबसे बड़ी हैं जी, एक उचाना है और एक बाजड़ा है जी, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है जी, आपको भारतीय जनता पार्टी की एक सीधी और साफ स्पष्ट थ्योरी है और वो थ्योरी उनकी ये है कि हर हालात और हर परिस्थिति में राज आना चाहिए और अगर राज आ गया तो कोई भी हालात हो राज वापस जाना नहीं चाहिए। जब से मोदी और अमित शाह इस पार्टी के सिस्टम पर काबिज हुए हैं तब से वो बड़े अप्रत्याशित फैसले ले रहे हैं और वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं, एक तो जो यूं समझता है ना मैं सब कुछ हूं उसका पक्का इलाज कर रहे हैं। क्या बात। जैसे ही उनको लगा कि हरियाणा में और राजस्थान में जाट हमारे अगेंस्ट गया उनका वोट, तो दिल्ली में हम ऐसी परिस्थिति पैदा ना होने दें अगर हमें दिल्ली में सत्ता में आना है तो। और इन चीजों पे काम भी किया, किरण चौधरी को भी एक्टिव किया गया, यहाँ से भी काफी सारे जाट लीडर्स गए वहां पे, उन्होंने काम किया और देखिए रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, दूसरी बात, जिस राज्य में जिस कास्ट की बाहुलता है उसको दरकिनार करके और दूसरी जो अन्य जातियां हैं जिनको जो वंचित कह सकते हैं, जिनको अभी तक वो राज में चौधर नहीं मिलती, उनको ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे हरियाणा में पहला पंजाबी मुख्यमंत्री इन्होंने दिया, बिल्कुल सही, हरियाणा में पहला जो है सैनी मुख्यमंत्री इन्होंने दिया, राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिया, महाराष्ट्र में जहां मराठों के बीच में वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिया। जिस दिन मनोहर लाल खट्टर को, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर तो रोहतक से हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको रोहतक की बजाय करनाल से एमएलए की टिकट दी ना, उसी दिन ये फाइनल हो गया था कि अगर बीजेपी का बहुमत आया तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनेंगे। यस, ठीक है, और वो बने। वही सेम सीन यहाँ है। परवेश वर्मा को जिस दिन नई दिल्ली की सीट से टिकट मिली उसी दिन ये निश्चित था कि अगर इनकी सरकार आई तो प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई इन्होंने हरभजन सिंह बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनको राज्यसभा में भेज दिया, बताओ क्या फायदा निकाला। सही बात है जी, ठीक है ना, एक यूनिवर्सिटी का मालिक है उसको भेज दिया, बिल्कुल, बताओ क्या फायदा निकाला। सही बात है, क्योंकि बात कर रहे थे आम आदमी की, खास आदमियों को। एक एनडी गुप्ता को भेज दिया। भाई जितने जो पैसे वाले लोग हैं ना उनको और कोई है नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल यहीं से तो मार खा गया। बिल्कुल, अगर ये जमीन से जुड़े हुए जिनका एक वजूद हो, अब मान लो इसने भेजना था, सबसे पहले अन्ना हजारे को ही भेजता और कुमार विश्वास को भेजता। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात कर दो साथियों, आज पूरे देश में धीरे धीरे बीजेपी काबिज होती जा रही है, सबसे बड़ी सच्चाई है ये। और एक पहलू ये भी है कि एक समय में कई प्रदेशों में जाट मुख्यमंत्री बनते थे, और दूसरी तरफ ये भी है कि चाहे किसान आंदोलन हो चाहे जाट आंदोलन हो, कई प्रकार की मूवमेंट हुई है जिससे जाट बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण भी है। जाट बहुल सीटें अधिकतर बीजेपी हार गई, परंतु बीजेपी वह खिलाड़ी है, उनको उस खेल को खेलने में ज्यादा मजा आता है जहां हालात विपरीत हों। और अब बीजेपी किसी भी प्रकार से जाटों को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और पिछले अरसे से कर भी रही है। हरियाणा के अंदर भी कई प्रोग्राम इस प्रकार से हुए हैं जिनमें जाटों की अच्छी खासी भागीदारी रही है और कई जाट शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम रही या फिर अन्य जाट महापुरुषों की जयंती रही है, उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और अब हमें जो समाचार मिल रहे हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी जाट मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और उसकी शुरुआत हो गई है। कहां से शुरुआत हुई है, किन कारणों से हुई है और क्या समीकरण है इसके पीछे, यह सारी चीज हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, अधिकतर जो जाट वर्ग के नेता हैं जी और विशेषकर जो किसान समूह से जुड़े नेता, वह यह मानते हैं कि बीजेपी जाटों को दरकिनार कर रही है जी। तो बीजेपी जिस प्रकार से दरकिनार कर रही है, बीजेपी ने भी देखा कि देखिए नुकसान हमें हो रहा है जी। तो अब क्या मान के चले कि अब हम बीजेपी की तरफ से जाट मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, ऐसा वक्त आ गया क्या? देखो, निश्चित रूप से एक वो समय था देश में जी, जब जाट कौम में पैदा हुए जी, नेता राजनीति के शीर्ष पदों तक पहुंचे जी, कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी बने, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के उप प्रधानमंत्री तक बने जी। लेकिन आज के दिन जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं जाट समाज से आने वाले नेता धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं जी।
अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार सरकार में है जी, और किसान वर्ग और जाट समाज कहीं ना कहीं अब भी उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लगा हुआ जी, जिस स्तर पर बीजेपी को अपने साथ वो चाहिए। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात यह है, जो मोदी और अमित शाह की वर्तमान जो बीजेपी है जी, इसकी एक खास बात यह है कि अपनी ये कोई छोटी सी भी कमी इनको दिखाई देती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जी, दूसरा ये प्रयास करते हैं कि जो वोट बैंक आपके साथ है वो तो है ही ऑलरेडी, लेकिन नया कौन सा वोट बैंक आपके साथ आ सकता है जी, जिससे आगे आपको और ज्यादा आसानी हो चुनाव जीतने में। और कहीं न कहीं इस चीज का इनको लाभ भी मिल रहा है। बिल्कुल, देखो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और 400 पार के नारे के बावजूद सरकार जो बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, लेकिन इन्होंने तब से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। अब जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ 4 महीने हो गए, उन्होंने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। अब वो जो कमजोर कड़ियां हैं उनको जो है अपने पासे में मजबूती दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रद्युम्न भाई देखिए, एक चीज ये जो आप कह रहे हैं जी, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अधिकतर जाटों का जो वोट है, चाहे हम हरियाणा की बात करें चाहे हम राजस्थान की बात करें, लोकसभा में जो हमने पैटर्न देखा है वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा है। नहीं, बीजेपी के खिलाफ पड़ा है ज्यादातर, वो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 25% वोट जो जाट का है वो भारतीय जनता पार्टी को आसपास पड़ा है। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि 28-29 तक पड़ा है। हो सकता है 28, लेकिन मेरा मोटा मोटी हिसाब किताब ये कि 25%, 1/4 वोट पड़ा है और उसी का एक परिणाम है। हरियाणा में जाट बाहुल्य 2 सीटें सबसे बड़ी है जी, एक उचाना है और एक बाडड़ा है जी, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है जी। अभी के इस चुनाव में हम देख लें 10 से जो जाट बाहुल्य सीटें हैं दिल्ली की, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। और ये एक चर्चा में हमने प्रद्युम्न भाई पे प्रकाश भी डाला था कि बीजेपी दिल्ली के अंदर एक्टिव हो चुकी है और बीजेपी ने उन चीजों पे काम करना शुरू कर दिया है। जैसे ही उनको लगा कि हरियाणा में और राजस्थान में जाट हमारे अगेंस्ट गया उनका वोट, तो दिल्ली में हम ऐसी परिस्थिति पैदा ना होने दें अगर हमें दिल्ली में सत्ता में आना है तो। और उन चीजों पे काम भी किया, किरण चौधरी को भी एक्टिव किया गया, यहाँ से भी काफी सारे जाट लीडर्स गए वहां पे, उन्होंने काम किया और देखिए रिजल्ट क्या आया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक सीधी और साफ स्पष्ट थ्योरी है और वो थ्योरी उनकी ये है कि हर हालात और हर परिस्थिति में राज आना चाहिए और अगर राज आ गया तो कोई भी हालात हो राज वापस जाना नहीं चाहिए। और उसी का ये परिणाम आप देखो, गुजरात में कितने साल से राज कर रहे हैं, ठीक है, देश की सत्ता पर कितने साल से राज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां भी आप नजर घुमाओगे, और यहाँ तक की जिस दक्षिण भारत में और जिस नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई सिस्टम ही नहीं था वहां किसी टाइम पे, आज वहां भी उनके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वहां भी उनके एमपी एमएलए बन रहे हैं। प्रद्युम्न भाई एक बात आपने बड़ी गजब की कही है कि ये लोग एक बार राज्य में आ गए उसके बाद उन चीजों पे काम करते हैं कि राज्य जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, आम आदमी पार्टी राज्य में तो आ गई थी लेकिन राज्य उनसे चला गया, और बीजेपी में और अन्य पार्टियों में यही अंतर है। बहुत गजब बात है। उन्होंने अपनी कमियों को दूर नहीं किया। ये अपनी कमियों को, वरना तो आप एक चीज देखें कि कोई तो ऐसे गट्स है इनके अंदर जिसकी वजह से हारी बाजी को भी पलट रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और उनका कॉन्फिडेंस आप देखिए, ठीक है, जहां उनको ये नजर आता है, मैं तो ये बड़ी दाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी की, और आज से नहीं वर्षों से, अगर इनका एक छोटा है एमसी भी जीत जाता है ना तो भी ये ढोल बजा देते हैं, लड्डू बांटते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के 37 एमएलए हरियाणा में बने हैं, वो आज भी औंधे मुंह पड़े हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा इन्हें एमएलए तो जीत के अब करें क्या इनका। ठीक है ना, वो अंतर है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। देखिए आप, जीत दिल्ली में मिली लेकिन जैसे ही 6 बजे देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य तमाम बड़े नेता वहां ऑफिस में आते हैं और वहां से वो पूरे देश को संदेश देते हैं। आपने देखा वो जो उनकी स्पीच थी, जीत दिल्ली में हुई है लेकिन उस स्पीच के अंदर बिहार के लिए बहुत कुछ था। हमने एक वीडियो में पहले एक चर्चा की थी कि आज मान लो दिल्ली का चुनाव हो गया, तो ये अब अगले चुनाव की तैयारी कर लेते हैं, शाम को ही लग गई है, उससे अगले की कर लेते हैं, जबकि ये कांग्रेस वाले घर बैठे हैं। अब जो मुख्य बात है मुख्यमंत्री पद की, उस पे एक चीज देखो, भारतीय जनता पार्टी का मैं जो अब समझ पा रहा हूं, जब से मोदी और अमित शाह इस पार्टी के सिस्टम पर काबिज हुए हैं, तब से वो बड़े अप्रत्याशित फैसले ले रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं, एक तो जो यूं समझता है ना मैं सब कुछ हूं, उसका पक्का इलाज कर रहे हैं। क्या बात है। ठीक है, दूसरी बात, जिस राज्य में जिस कास्ट की बाहुलता है
उसको दरकिनार करके और दूसरी जो अन्य जातियां हैं जिनको जो वंचित कह सकते हैं, जिनको अभी तक वो राज में चौधर नहीं मिलती, उनको ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे हरियाणा में पहला पंजाबी मुख्यमंत्री इन्होंने दिया, बिल्कुल सही, हरियाणा में पहला जो है सैनी मुख्यमंत्री इन्होंने दिया, राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिया, महाराष्ट्र में जहां मराठों के बीच में वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिया, उत्तर प्रदेश में जहां यादव बाहुल्य ज्यादा सिस्टम है वहां जो एक राजपूत को मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां यादव, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में राजपूत हैं, यादव तो बहुत कम है, ठीक है, यादव तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बिहार में है, उसके बावजूद वहां एक यादव मुख्यमंत्री बना। और दूसरी बात इनकी खास बात ये कि जो स्थापित नेता हो ना उनको दरकिनार कर देते हैं जी। और वही चीज अब दिल्ली में दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी एक युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे और दिल्ली, चूंकि जाटों का कोई बहुत बड़ा प्रभाव दिल्ली में नहीं है जी, राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी कास्ट नहीं है जाट दिल्ली में जी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि ये जाट मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। और उससे एक मैसेज देंगे, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां भी जाट समाज के लोग रहते हैं वहां एक मैसेज देने का काम करेंगे कि आप हमारे साथ रहो, हम आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कर देते हैं। मतलब और उन्होंने किया भी। आपका कहने का भाव है कि जी काफी सारी जो कास्टें हैं जी, जो मजबूत कास्टें हैं जी, उनको इन्होंने शीशी में उतार लिया है जी, अब जाट बाकी रह गए हैं जी, तो जाटों को भी दिल्ली के माध्यम से शीशी में उतारेंगे। देखो इनके पास सबसे बड़ा सिस्टम इनका अब क्या है कि जब 2 बार तो मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए, इस बार बहुमत से नीचे रहेगी, और जब से वो बहुमत से नीचे हैं तो आप एक चीज देखो, एक तो 10 साल का मोदी का पहले कार्यकाल जी, एक मोदी का अब जो 8 महीने के आसपास का कार्यकाल, इसमें और उसमें दिन रात का अंतर है। अब वो पहले वाला मोदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुमत नहीं है, वो बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है, ठीक है, नहीं तो कभी नीतीश आंख दिखा देते हैं, कभी कोई वो आगे शुरू भी होगा, क्योंकि अभी तो नया नया सिस्टम बनाया है। बिल्कुल। तो मोदी जी की ये फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी कि अगली बार 300 के आसपास या उससे ऊपर सीटें लाई जाएं, और वो सीटें तभी आएंगी। इस बार डेंट उनको कहां पड़ा? डेंट उनको पड़ा जैसे राजस्थान में, डेंट उनको पड़ा हरियाणा में, जहां जहां उनको डेंट पड़ा, डेंट उनको पड़ा उत्तर प्रदेश में। तो ये वो इलाके हैं जैसे पंजाब में जो किसान बाहुल्य हैं, जो जाट बाहुल्य हैं, उन्हीं जगह पे तो आ रही हैं। हरियाणा में अगर हम देखें, जहां जहां जाट डोमिनेटेड वहां हर जगह आ रहे हैं जी, ठीक है। एक भिवाड़ी में वो भी आधा हल्का जो है हीरवाल का आता, इसलिए वो जीत गए। तो एक बात देखी जाए ना प्रद्युमन भाई, तो कहीं न कहीं बीजेपी के पास भी एक सुनहरा मौका है जाटों को एक दिल्ली के माध्यम से संदेश देने का। देखो निश्चित रूप से, और उसकी उन्होंने लगभग शुरुआत कर भी दी है। और अगली एक बड़ी बात मैं ये बताऊं, जाट की भी नहीं, जिस चेहरे की लग रहा ना कि इसको बनाएंगे, वो चेहरा दिखाई दे रहा है प्रवेश वर्मा का जी। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे जी, और बहुत से लोगों को तो ये समझ नहीं आ रहा होगा कि वो वर्मा अपने नाम के पीछे लगाते हैं तो ये जाट हैं या जो है प्रजापति हैं या सवर्णकार हैं, सोनी है, मतलब वर्मा बहुत लोग लगाते जी जी, सही बात। लेकिन ये हैं जाट, लाकड़ा इनका गोत्र है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा जी। और साहिब सिंह वर्मा जी का बड़ा जो है एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। बिल्कुल। वो दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री हालांकि बहुत कम समय तक वो बने, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बड़ी अमीर छाप छोड़ी। बिल्कुल। एक तो उनकी जो ईमानदारी की जो छवि थी वो वास्तव में आज भी लोग उसकी दाद देते हैं जी। और अपने कार्यकर्ता के प्रति जिस तरह का जुनून उनमें था, तो वो वास्तव में, क्योंकि वो विपरीत हालातों में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और अब मैं ये मान रहा हूं कि सबसे बड़ा हक भी, भले ही भारतीय जनता पार्टी जाति पाति भौगोलिक स्थितियां उन सबको भी अगर हम दरकिनार कर दें जी, तो भी दिल्ली में सबसे बड़ा हक अगर किसी का बनता है जी, तो मुख्यमंत्री बनने का वो प्रवेश वर्मा का बनता है। और वो क्यों बनता है जी, मैं उसी चीज पे आ रहा प्रद्युमन भाई। देखिए जिस प्रकार से प्रवेश वर्मा ने जी दिल्ली के, क्या आजकल तो राष्ट्र के मजबूत नेताओं में हो गए थे केजरीवाल जी, राष्ट्र के मजबूत नेता को हराया है। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं बिल्कुल, और जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है बिल्कुल, उस नेता को हराकर वह आए हैं, तो उस नाते उनका दाव सबसे बड़ा है। 2-3 फैक्टर हैं इसमें। एक महत्वपूर्ण फैक्टर तो ये है कि उन्होंने उस नेता को हराया जो जितने 90 के 90 70 के 70 सीटों पर जितने नेता लड़ रहे थे उनमें सबसे बड़े वही थे। सही कह रहे हैं। क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना तो कांग्रेस का राष्ट्रीय संयोजक लड़ रहा था बिल्कुल, ना भारतीय जनता पार्टी का लड़ रहा था। सही कहा। वो आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसके राष्ट्रीय संयोजक और 10 साल के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, तो वो चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी बात,
उस सीट पर उनको हराया। वो सीट प्रवेश वर्मा की तो कोई घरी सीट थी, बिल्कुल सही बात। वो सीट या तो अरविंद केजरीवाल की थी क्योंकि वो लगातार वहां से जीत रहे हैं, या वो शीला दीक्षित के बेटे की, क्योंकि शीला दीक्षित वहां से कई बार जीती। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, वो तो अलग ही लोकसभा की चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था उस सीट से। उसके बावजूद दोनों को हराना, संदीप दीक्षित की तो बड़ी बुरी हार हुई, बिल्कुल, और जो अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने हराया, बिल्कुल। तीसरा फैक्टर, दो फैक्टर तो ये है, तीसरा फैक्टर ये है कि जिस लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े थे, जहां से वो एमपी रहे थे, और इस बार जहां उनकी टिकट काट दी गई, टिकट काटने के बावजूद उन्होंने उस सीट पर मेहनत खूब की, और उसका यह परिणाम रहा कि दिल्ली में जो 7 लोकसभा की सीटें हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा उनकी जो सीट थी, उस सीट पर एमएलए जीते हैं भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही बात। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। अगला जो बड़ा फैक्टर है, जिस दिन ये लगा कि प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की टक्कर में उतार दिया, क्योंकि जिस आदमी की पहले लोकसभा में टिकट काट दी हो और फिर उसको जो है अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ाना, तो एक संदेश ये स्पष्ट हो गया था कि अगला मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा होगा। और जिसका परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा कि जो 10 जाट बाहुल्य सीटें थी, वो सारी भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल सही बात है, वो सिर्फ उसी फैक्टर से जीती। जी बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्योंकि संदेशा देना होता है। अब जैसे हरियाणा के संदर्भ में दर्शक भूल गए होंगे शायद इस बात को, ये याद है जिस दिन मनोहर लाल खट्टर को, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर तो रोहतक से हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको रोहतक की बजाय करनाल से एमएलए की टिकट दी ना, उसी दिन ये फाइनल हो गया था कि अगर बीजेपी का बहुमत आया तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनेंगे। यस, ठीक है, और वो बने। वही सेम सीन यहाँ है। प्रवेश वर्मा को जिस दिन नई दिल्ली की सीट से टिकट मिली, उसी दिन ये निश्चित था कि अगर इनकी सरकार आई तो प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रद्युमन भाई वो पार्टी के प्रति निष्ठावान भी हैं, वरना टिकट कटने के बाद, हाँ, देखो उन्होंने बोला क्या था जी, टिकट कटने के बाद उन्होंने क्या बोला था जी, कि पार्टी ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है, ये जो पार्टी मेरी ड्यूटी लगाई। ये मैं बताऊं आपको, देश में 3 बड़े राज्य हैं जिनमें जाट बाहुल्य है जी, और उन तीनों में 3 बड़े जाट नेता भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार सांसद थे जी। बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं, जिसमें हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह सांसद थे, बिल्कुल, हिसार से, हाँ, बहुत बड़ा नाम है, चौधरी छोटूराम के राजनीतिक वारिस हैं जी। चूरू से राहुल कसवां जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे जी। उनके पिताजी राम सिंह कसवां भी कई बार सांसद रहे, उनकी मां भी एमएलए रही। और तीसरे थे साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि बृजेंद्र सिंह को पहले ही इशारा कर दिया था कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, सही कहा, तो वो टिकट कटने की उससे पहले ही पार्टी छोड़ गई, घोषणा होने से पहले, बिल्कुल, और इन दोनों की टिकट काट दी। उसके बाद आप ये देखिए कि ये होता पार्टी के प्रति डेडिकेशन। बृजेंद्र सिंह भाग्य पार्टी छोड़ के जी, राहुल कसवां ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली टिकट कटने के बाद, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और वो एमपी बन गए। लेकिन प्रवेश वर्मा के ऊपर भी बड़ा दबाव था, एक तरह से ये कह सकते हैं हम, हर तरह से इस तरह से प्रयास थे कि प्रवेश वर्मा भी पार्टी छोड़ दी। उस समय माहौल ऐसा बन चुका था देश में कि किसान आंदोलन के बाद एक तरह से ये लग गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी तो किसानों को, जाट समाज के नेताओं को दबाना चाहती, कुचलना चाहती है एक तरह से। और तो जो 3 जाट बड़े नेता थे उनकी टिकट काटना, ये मैसेज था पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी जाट समाज के लोग नेताओं को, किसान समाज से आने वाले नेताओं को कहीं ना कहीं दबाना चाहती, कुचलना चाहती, और ऐसा लग रहा था कि प्रवेश वर्मा भी बड़ा फैसला ले सकते हैं जी। लेकिन उन्होंने अपने पिता साहिब सिंह वर्मा के पदचिन्हों पर चलते हुए जो है बड़ा डेडिकेशन पार्टी के प्रति दिखाया जी। और उन्होंने टिकट कटने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रचार भी किया जी। बिल्कुल सही कहा, टिकट कटने के बाद वरना कोई नहीं करता, लोग घर बैठ जाते, पार्टी नहीं छोड़ते तो भी, बिल्कुल, और उसी का नतीजा है कि अब देखो 48 एमएलए जीते जी, दिल्ली में 7 एमपी भी हैं, बड़े बड़े नेता हैं जी। अमित शाह से केवल और केवल प्रवेश वर्मा मिले हैं जी अभी तक, कितनी बड़ी बात। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद सबसे ताकतवर वही है जी, बिल्कुल सही कहा। और जिस ढंग से वो मिले हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो ये दर्शा रही है कि प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ देने जा रही है। प्रद्युमन भाई एक बात ये भी हम बोल सकते हैं, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए जी, जिन मुख्यमंत्रियों को हटा दिया जाता है जी, वह अधिकतर पार्टी छोड़ जाते हैं जी, ये पार्टी के विरोध में काम करने लग जाते हैं जी। साहिब सिंह वर्मा जी भी बहुत निष्ठावान थे जी, उनकी भी एक ऐसी रिपोर्ट नहीं उन्होंने कोई पार्टी के इतर कोई काम किया हो जी।
बिल्कुल निश्चित रूप से तभी ये परिणाम है कि आज उनका नाम चल रहा है। वरना तो अगर देखा जाए तो दिल्ली में तो उनसे बड़े बड़े गणे नेता हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, किसी का नाम नहीं चल रहा है। और वो केवल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी 2-3 मैसेज देना चाहती है। एक मैसेज तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये देना चाहता है, और जिससे पूरे भारत में जो भाजपाई हैं वो प्रभावित भी होंगे, वो ये है कि अगर किसी की टिकट काट दी जाए, तो ऐसी परिस्थितियां बने किसी को किसी पद से हटा दिया जाए, तो ये मत समझो कि उसकी राजनीति का दी एंड हो। बिल्कुल सही, उसको फिर से उभार देते हैं। तो इससे क्या है कि लोग जुटे रहेंगे, लोगों में एक हौसला बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैसेज भारतीय जनता पार्टी किसान समाज में और जाट समाज में ये देना चाहेगी प्रवेश वर्मा के माध्यम से कि जो है जाट भी हमारे साथ हैं और हम जाटों के साथ हैं। वहां एक बहुत बड़ा इश्यू क्या रहा दिल्ली में, चुनाव से एन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक आरक्षण का शिगुफा फेंक दिया जी। और उस शिगुफा फेंकने के बाद अमित शाह ने भी बड़े जो जाट नेता हैं, वहां जाट समाज के जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, खापों के लोग हैं, उनसे भी बाकायदा मीटिंग की। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने उनको ये इंश्योर किया पूरी तरह से कि अगर हमारा राज आया तो हम आपको की अनदेखी नहीं करेंगे। और जिसका एक फर्क भी पड़ा, और फर्क ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जहां जहां उनकी कमजोरी दिख रही थी वहां वो जीते हैं। आजमगढ़ जैसी सीट से जीतना भारतीय जनता पार्टी की सीट पर अपने आप में ये दर्शा रहा है कि बहुत कुछ बदला है। 14% टिकटें उन्होंने जाटों को दी और उसमें से मैक्सिमम लोग उनके जीत के आए। जी, देखो बहुत बड़ी बात है। और अगली बात यह है कि प्रवेश वर्मा को बनाने से भारतीय जनता पार्टी एक ये मैसेज भी देगी कि कोई भी नेता अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर ना समझे, क्योंकि दिल्ली में भी कुछ एक नेता ऐसे हैं जो अपने मन में मुख्यमंत्री बन के सो जाते हैं। जी सही कहा। और पहले भी बहुत राज्यों में हमने देखा किस तरह से वसुंधरा राजे का पत्ता काटा, किस तरह से शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काटा, बिल्कुल किस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी को पता ही नहीं चला कि आपको हटा रहे हैं। जी ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो फैसले ले रहे हैं, ये वास्तव में ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मोदी के अलावा या अमित शाह और मोदी के अलावा किसी को कुछ नहीं पता, इन्हीं को सब कुछ पता है। ये जिसका चाहेंगे वो कर देंगे। तो प्रद्युमन भाई देखिए, जिस प्रकार से इलेक्शन से पहले किरण चौधरी की टीम वहां सक्रिय हो गई और हमने चर्चा भी की थी कि अब बीजेपी ने अपने कमजोर कड़ियों पे काम करना शुरू कर दिया है जी। और किरण चौधरी वहां एक्टिव हुई, जिस प्रकार से मनोहर लाल की टीम भी लगी। हरियाणा वालों का कितना रोल है दिल्ली की जीत में? देखो, हरियाणा वालों का सबसे बड़ा रोल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल ही हरियाणा का है, क्योंकि वरना एक ऐसा मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने उछाल दिया था, जो यमुना नहर में जो है जहर मिलाने की बात का जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया हरियाणा की सरकार पर, और उसके बाद जिस तरह से काउंटर अटैक नायब सैनी ने किया वहां जाकर के और वहां जो है जाकर के पानी भी पिया और भी किया उन्होंने पूरी तरह से। वो जो है ना, जैसे एक वीडियो में हमने पहले एक चर्चा की थी कि अरविंद केजरीवाल तो डिफेंसिव बने रहे पूरे इलेक्शन में, और भारतीय जनता पार्टी आक्रामकता से उन्होंने चुनाव लड़ा। और नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर और उनके साथ जितने नेताओं की वहां ड्यूटी लगी हुई थी, चाहे वो किरण चौधरी हो, जेपी दलाल हो, महीपाल ढांडा हो, कृष्ण बेदी हो, जितने भी नेता हैं हरियाणा के, बहुत नेताओं की वहां ड्यूटियां थी। तो उन सब ने दिन रात बड़ी अथक मेहनत की और उन्होंने ये दिखाया कि हरियाणा जब हम विपरीत हालातों में जीत गए तो यहाँ तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ तो। अगर देखो, हर राज्य एक दूसरे से अटैच है राजनीतिक रूप से। अगर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी हार जाती तो महाराष्ट्र भी बीजेपी हार सकती थी, बिल्कुल, क्योंकि वो मनोबल डाउन हो जाता। बिल्कुल सही बात। हरियाणा अगर कांग्रेस जीतती तो महाराष्ट्र भी कांग्रेस जीतती जी। दिल्ली में भी क्या पता उनका खाता खुल जाता। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। वो एक हौसला जो होता है ना, अरविंद केजरीवाल का कहीं लग ही नहीं रहा था पूरे चुनाव में कि वो उस आक्रामकता से चुनाव लड़ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और उनकी जिंदगी का एक सबसे गलत डिसीजन ये था जो उन्होंने मनीष सिसोदिया का हल्का बदला, उनकी सीट बदली और वो फिर भी हार गई। बिल्कुल, फिर भी दोनों हारे, पटपटगंज भी हार गए और वो भी हार गई। बिल्कुल सही। ठीक है, इससे तो कम से कम एक ही हार जाते। और एक गलत फैसला ये भी कहेंगे प्रद्युमन भाई, देखिए खुद अरविंद केजरीवाल ने इन बातों की देश में शुरुआत की थी कि जिसके ऊपर आरोप लग जाए इस्तीफा दो, जांच कराओ, उसके बाद दोबारा पद पर आओ जी। यह पहला मुख्यमंत्री था भारतवर्ष का जो कि जेल में चला गया और हठ योग कर लिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इससे जनता में कहीं इनकी पोल पटी, यहां तक कि इनसे ज्यादा शाना तो मैं उनको मानता हूं
जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने बिल्कुल इस्तीफा दिया, उन्होंने बाकायदा जेल में जाने से पहले, और दोबारा आके मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, तो इससे भी इनकी उन्होंने इस्तीफा दिया, तभी तो दोबारा राज में आ गए। ठीक है ना जी। और राज में भी खूब बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा था, बिल्कुल तो भी राज में आ गए। जबकि केजरीवाल ने तो जो है बहुत एक नहीं, बहुत गलत डिसीजन रहे। और एक जो इन्होंने ये बोला कि महिलाओं का भी अच्छा खासा वोट है जी, कि ये तो अभी सीएम हैं, उनके लिए आतिशी के लिए जी, आगे सीएम मैं ही बनूंगा। तो कहीं न कहीं लोगों को लगा ये सब खेल रहा लोगों की भावना के साथ। नहीं, वो दरअसल चाह ये रहा है, अरविंद केजरीवाल ने किया क्या इस पार्टी का, ये कि जो किसी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी हो ना, उस पार्टी में जो लोग हैं क्रांतिकारी सोचों के होते हैं। वो ये तो है नहीं भाई अकेला अरविंद केजरीवाल का आंदोलन था, वहां तो हजारों लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और उसके बाद केजरीवाल ने किया क्या कि जिसने भी नाड़ उठाने की कोशिश करी सबको दरकिनार कर दिया। और उसके हालात ये बनी कि आज कोई संभालने वाला नहीं है। आज अन्ना हजारे ने भी इनके खिलाफ बोलना पड़ा, कुमार विश्वास ने भी इनके खिलाफ बोलना पड़ा, आज यहाँ तक नौबत आ गई। वो सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने जिस ढंग से मुझे बड़ा अचंभा होता है, मैं कई बार ये चीजें सोचता हूँ भाई, इन्होंने हरभजन सिंह बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनको राज्यसभा में भेज दिया, बताओ क्या फायदा निकाला। सही बात है जी, ठीक है ना। एक यूनिवर्सिटी का मालिक है, उसको भेज दिया, बिल्कुल, बताओ क्या फायदा निकाला। सही बात है, क्योंकि बात कर रहे थे आम आदमी की, खास आदमियों को। एक एनडी गुप्ता को भेज दिया। भाई जितने जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनको और कोई है नहीं। अच्छा, उनमें एक चीज और नोट करो, जब ये संसद में, मैं कल इनका सारा वो देख रहा था, जब ये संसद में बोलते हैं ना, आम आदमी के जितने एमपी हैं, लोकसभा में तो एक भगवंत मान बोला करते। जी, सही बात है, ठीक है, बिल्कुल, जीते तो 4 थे, बाकी कुछ नहीं, बाकी भाग भी लिए थे गांधी और राज्यसभा में जितने इनके एमपी हैं, एक संजय सिंह बोलता, उसके अलावा बताओ और कोई नहीं बोलता, कोई चुसकता ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं। फिर वो क्यों भेज रखे हैं? यहीं से तो ये मार आदमियों को भेज रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल यहीं से तो मार खा गया। बिल्कुल। अगर ये जमीन से जुड़े हुए जिनका एक वजूद हो, अब मान लो इसने भेजना था, सबसे पहले अन्ना हजारे को भेजता और कुमार विश्वास को भेजता, उसके बाद कुमार विश्वास को भेजता। बिल्कुल, अगर ये सबसे पहले अन्ना हजारे से ना मानता, बिल्कुल, ये उसको राज्यसभा ऑफर कर देता, हमारी तरफ, और घोषित कर देता हमारी तरफ से कैंडिडेट अन्ना हजारे, और वही जाएंगे, हम किसी को बनाएंगे दूसरे को, बस हम वो जाएंगे, उसी दिन ही ये दोबारा बन जाता। बिल्कुल सही। लेकिन नहीं, अब इसने अहम आ गया था, ऐसे ऐसे आदमियों को बना दिया जिनका कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है। जी, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। उनको ऐसे फायदा क्या उठा रहे हो आप? हरभजन सिंह ने क्या किया है भाई? सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, खिलाड़ी एक अलग बात है यार, खिलाड़ी और राष्ट्रपति को कोटे से सचिन तेंदुलकर भी तो गया था। हाँ, बिल्कुल, रेखा भी गई थी, बिल्कुल, वो अलग कोटा, उसके लिए तो अलग कोटा है, अलग कोटा। यहाँ तो केवल उन लोगों को जाना चाहिए जिनको लोगों की ठीक ठाक नू पता हो, इनकी ये समस्या है, इनका ये समाधान करवाना। ये तो आप आम आदमियों का अधिकार छीन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए डेंट पड़ रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी पंजाब में भी बहुत बड़ा खेला होगा जी, उसमें भी हम वीडियो बनाएंगे, तब जो इनको पता चलेगा। जी जी जी। तो साथियों, दिल्ली में जिस प्रकार के समीकरण अभी बन गए हैं, उन समीकरणों से इस प्रकार की सुगबुगाहट आ रही है कि वहां ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता। वह चेहरा मुख्यमंत्री तो दिल्ली का बनेगा, परंतु वह चेहरा पूरे भारतवर्ष में संदेश देने का काम करेगा। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने बताया कि बीजेपी ऐसे खेल खेलने में माहिर भी है, और बीजेपी विशेषकर उन्हीं चीजों पर काम करती है जहां इनको ज्यादा चैलेंज लगता है, और कहीं न कहीं उस चैलेंज को ये पार भी पा लेते हैं। और जैसा कि प्रद्युमन भाई ने कहा कि बीजेपी वह पार्टी है, जब एक स्टेट जीत जाते हैं तो उसके बाद जीत लिया, उसी शाम से यह दूसरे स्टेट पे लग जाते हैं। और ठीक वह भी वैसा ही, जैसे ही इन्होंने दिल्ली को जीता, दिल्ली की जीत की जो बात बीजेपी ऑफिस से हो रही थी, लेकिन वहां से बातें बिहार की हो रही थी। तो अब आप समझ गए हैं कि अब निशाना बिहार पर है। तो साथियों, आप क्या मानते हैं, क्या बीजेपी जाट समाज से आने वाले प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाएगी? और यह फैसला बीजेपी का कितना लाभकारी होगा और कितना बढ़िया होगा, यह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।